प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहा जाता है। न्यूटन के अनुसार श्वेत प्रकाश, सूर्य प्रकाश 7 विभिन्न रंगों से मिलकर बनी है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है तथा यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरणें समांतर, अभिसारी या अपसारी भी होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या गुच्छों के रूप में चलती है, जिसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। वैज्ञानिक फेनलर ने यह सिद्ध किया था कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के वेग का अध्ययन सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश का वेग 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल में प्रकाश का वेग 2.04 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश का वेग 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन या रॉक साल्ट जैसे माध्यम में प्रकाश का वेग 1.96 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि हीरा में यह सबसे कम 1.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सघन माध्यम में अपवर्तनांक का मान अधिक होता है तथा विरल माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होता है। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, जिसका वास्तविक मान लगभग 1.000029 होता है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 के बराबर होता है, जिसे दशमलव में लगभग 1.33 माना जाता है। कांच का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकार के अनुसार लगभग 1.5 से लेकर 1.9 तक होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसका मान लगभग 2.42 होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह एक निश्चित नियमों का पालन करती हुई पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है तथा वह सतह परावर्तक सतह कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है तथा दोनों किरणों का कटान बिंदु ही प्रतिबिंब का निर्धारण करता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार आवर्धन कहलाता है। समतल दर्पण के गुण। पहले, इसका परावर्तक सतह समतल होता है। दूसरा, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तीसरा, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। चौथा, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। पांचवा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। छठा, इसके लिए आवर्धन का मान 1 होता है। यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखनी हो तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गतिशील हो तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर 2v चाल यानी दुगनी चाल से आई हुई प्रतीत होती है। यदि समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। n बराबर 360 डिग्री बाथ थीटा, जहां n का मतलब प्रतिबिंब की संख्या, परतु का मतलब कोण। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, ज्वेलरी दुकान, पेरिस्कोप में, सैलून में किया जाता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में से बाहर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है तथा इसमें समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। गोलीय दर्पण में R=F यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी होती है। दर्पण सूत्र में 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के बराबर होता है। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण के गुण, इसका परावर्तक सतह दसा हुआ होता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार का बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से बड़ा, तीनों प्रकार का बनता है। इसमें आवर्धन का मान 1 से बड़ा तथा 1 से छोटा भी होता है। इसमें आवर्धन का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण के उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, हजामत बनाने वाली दर्पण में, रोगियों के नाक, कान इत्यादि को देखने में किया जाता है। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर और अनंत के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। पांचवा, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा। जब वस्तु वक्रता ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा
बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण के गुण: पहला, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। दूसरा, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तीसरा, इसके द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। चौथा, इसके लिए आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिररों के रूप में किया जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन आता है उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण: पानी में अंशतः तिरछी डूबी हुई छड़ का टिहरा मालूम पड़ना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, पानी में तैरती हुई मछली का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। तापमान के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्रमशः घटता है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम तथा बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक क्रोन कांच की अपेक्षा अधिक होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला, जिसमें अपवर्तनांक बराबर होता है sin I बटा sin R। अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक गहराई। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके अलावा अपवर्तनांक बराबर होता है mu2 बटा mu1। mu1 एवं 2 बराबर होता है mu2 बटा mu1 बराबर sin I बटा sin R बराबर v1 बटा v2। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है। आपतन कोण, जिस कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपतन कोण का वही कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। जब क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाई जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। अपवर्तनांक को ग्रीक अक्षर म्यू से दर्शाया जाता है और इसका मान क्रांतिक कोण के व्युत्क्रम के बराबर होता है, अर्थात अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटे क्रांतिक कोण के। पानी का क्रांतिक कोण लगभग 48.8 डिग्री होता है। हीरे का क्रांतिक कोण लगभग 24.5 डिग्री होता है। कांच का क्रांतिक कोण उसके प्रकार के अनुसार बदलता रहता है और इसका मान लगभग 41.8 डिग्री से लेकर 31.7 डिग्री तक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण: हीरा का चमकना, 5 में आई दरार का चमकीला मालूम पड़ना, मरीचिका का प्रतीत होना। एंडोस्कोपी तथा ऑप्टिकल फाइबर इसी घटना पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्यतः संचार सेवा में किया जाता है। जब हवा का बुलबुला पानी के अंदर से ऊपर की ओर आती है तो इसी घटना के कारण सफेद एवं चमकीला प्रतीत होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बंट जाती इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा इस 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट्ट कहते हैं। बैजानी हपी नाला, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल ये 7 रंग है। बैजानी हपी नाला में तरंग दैर्घ्य, वेग तथा क्रांतिक कोण का बढ़ते क्रम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, वेग तथा क्रांतिक कोण सबसे कम होगा तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, वेग तथा क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा। इसी तरह अपवर्तनांक, विचलन और प्रकीर्णन का घटते क्रम होता है। यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक, विचलन और प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा तथा का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है, जिस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात वो सबसे कम बिखरता है, रास्ते में उसका लॉस कम होता है, जबकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अर्थात रास्ते में उसका लॉस सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण वो हमारे आंखों तक बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। लाल हमारे आंखों तक सबसे अधिक मात्रा में पहुंचता है क्योंकि रास्ते में उसका लॉस बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि खतरों की निशानी के लिए तथा सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला एवं उगता तथा डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। इसी तरह चंद्रमा के तल से अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि वहां प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। रेले नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रकीर्णन कार्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंद्रधनुष, जब वर्षा बरसती है और वर्षा को बूंदों पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है एवं सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन चाप दिखाई देता है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष के मध्य वाला रंग हरा होता है। सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में तथा शाम के समय में इंद्रधनुष पूर्व दिशा में दिखाई देता है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है: प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए आंख पर लगभग 42 डिग्री का कोण होना चाहिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर तथा बैगनी रंग नीचे यानी अंदर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसे देखने के लिए आंख पर लगभग 50 से 55 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसमें लाल रंग अंदर या नीचे तथा बैगनी रंग बाहर या ऊपर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। प्रकाश का ध्रुवण
ध्रुवण। जब श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो वह सभी दिशाओं में कंपन नहीं करके एक निश्चित दिशा में कंपन करती है, जिससे ध्रुवित प्रकाश तथा इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण की घटना के लिए निकोल प्रिज्म या पोलराइड की आवश्यकता होती है। ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंग में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होती है। होलोग्राम 3D फिल्म ध्रुवण की घटना पर आधारित है। वाहनों के हेडलाइट में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है, जो वाहनों से हेडलाइट के चकाचौंध को कम करता है। धूप चश्मा, वायुयान, कांच की खिड़कियां में पोलराइड का ही उपयोग किया जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण। जब लगभग दो समान आवृत्ति एवं आयाम के प्रकाश किसी बिंदु पर अध्यापित होती है तो कहीं तीव्रता का मान घट जाता है और कहीं तीव्रता का मान बढ़ जाता है। स्थान के साथ तीव्रता में यही परिवर्तन प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इसी घटना के कारण साबुन का बुलबुला एवं पानी की सतह पर फैली हुई तेल सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है। वस्तुओं का रंग। जो वस्तु सभी प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेती है वह काला दिखाई देती है तथा जो सबको लौटा देती है वह उजला यानी श्वेत दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश में किसी भी रंग की वस्तु को देखने पर वह उसी रंग का दिखाई देता है। रंग दो प्रकार का होता है, पहला प्राथमिक रंग, दूसरा द्वितीय रंग या गौण रंग। प्राथमिक रंग में आते हैं राम गोविंद बाबू यानी लाल, हरा, नीला। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का ही उपयोग किया जाता है। चंग। दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। द्वितीयक रंग में आते हैं येलो, सियान और मैजेंटा। संपूरक रंग। जिन रंगों को मिलने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उसे संपूरक रंग कहते हैं। लेंस। लेंस में प्रकाश की करने का अपवर्तन होता है। लेंस का प्रत्येक भाग एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस। इसके बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों होता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से बड़ा तीनों प्रकार का होता है। उत्तल लेंस में आवर्धन का मान एक से बड़ा तथा एक से छोटा तीनों प्रकार का होता है। उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखी जाती है तो वस्तु का काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के ही और बनता है। इसी सिद्धांत पर सरल सूक्ष्मदर्शी काम करता है। उत्तल लेंस के उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, गैलीलियो दूरबीन, खगोलीय दूरबीन, पार्थिव दूरबीन में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस ही होता है जो किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनाता है, लेकिन मानव मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक कांच या पठन लेंस, इसकी खोज रोबोट हुक ने किया था। इसमें एक कम फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होता है। आंख के नजदीक राखी लेंस को नेत्रिका तथा वस्तु से के नजदीक रखे लेंस को अभिदृष्क कहा जाता है। गैलीलियो दूरबीन में एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस होता है तथा इसके द्वारा किसी वस्तु का बना अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होता है तथा इसके द्वारा किसी वस्तु का बना अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। पार्थिव दूरबीन में तीन उत्तल लेंस होते हैं। तीसरा लेंस अभिदृष्क तथा नेत्रिका के मध्य होता है, जिसका काम प्रतिबिंब को सीधा करना है। अवतल लेंस। अवतल लेंस के बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा होता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। इसके लिए आवर्धन का मान हमेशा एक से कम होता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में तथा गैलीलियो दूरबीन में किया जाता है। लेंस सूत्र में 1/f 1/b - 1/u के बराबर होता। इसी तरह लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर mu - 1 गुने 1/r1 - 1/r2 के। लेंस की क्षमता। लेंस फोकस दूरी का विलोम होता है जिसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे मीटर में मापा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ग्लास स्लैब की फोकस दूरी अनंत होती है, अर्थात इसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। धूप चश्मा की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार अवतल लेंस की समान करता है। वीडियो अच्छा लगा तो नए वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताएं। तथा गैलीलियो दूरबीन में किया जाता है। लेंस सूत्र में 1/f 1/b - 1/u के बराबर होता। इसी तरह लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर mu - 1 गुने 1/r1 - 1/r2 के। लेंस की क्षमता। ये फोकस दूरी का विलोम होता है जिसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे मीटर में मापा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक
होती है। ग्लास स्लैब की फोकस दूरी अनंत होती है, अर्थात इसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। धूप चश्मा की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार अवतल लेंस की समान करता है। वीडियो अच्छा लगा तो नए वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताएं।